कासिम है और मैं ग्राम रौली बोरी तहसील जलालाबाद जिला शाहजहांपुर का रहने वाला हूं। मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब ग्राम रौली बोरी के गाटा नंबर 339 के संबंध में है, जिस पर हाल में ही प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई का अंजाम दिया। यहां पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा। क्या मेरे केस में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 38(2) की कार्रवाई होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया प्रदेश राजस्व संहिता 38(2) के माध्यम से राजस्व अभिलेख में हुई किसी क्लेरिकल मिस्टेक को ठीक करने में और छल साधित प्रविष्टि को हटाने के लिए किया जाता है। हमारे इस केस में लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तहत तहसीलदार ने यह मान लिया कि तत्कालीन प्रज्ञाधिकारी ने 1990 में जो आदेश दिया था वे विधिवत ढंग से आदेश नहीं था और उस आदेश को इस धारा के माध्यम से उन्होंने निरस्त कर दिया। लेकिन हम यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि सन 1990 के दौरान जब प्रज्ञा अधिकारी ने इस जमीन को मरगट से आबादी में दर्ज किया था, तो उस आदेश को पारित करने से पहले हुई वारदात का पूरा यहाँ पर हम जिक्र करना चाहते हैं। सबसे पहले हम उन 10 परिवारों के नाम लेना चाहते हैं जो यहाँ पर शुरुआत से 1980 से पहले यहाँ इस जमीन पर निवास करते थे। उन 10 परिवारों के नाम है, जिसमें पहला नाम है रुआब शेर, सिकदार, उस्मान, हफी, अमरुल्ला, मंगू, जहान आलम, हब्बू, श्याम बाबू, शाहनूर। कहा जाता है कि ये लोग 1980 से पहले इस जमीन पर निवास करते थे और इनके निवास करने से किसी को कोई आपत्ति या किसी को कोई ऐतराज नहीं था। यह भी कहा जाता है कि इनको यहाँ पर रहने के लिए जमीन, क्योंकि ये सभी लोग गरीब किसान और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले और पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में आने वाले लोग थे, इसलिए वहां के स्थानीय जमींदार ने ये जमीन इनको रहने के लिए यहाँ पर दे दी थी। 1987 में एक वाद दायर किया जाता है शब्बीर और मंगू के नाम से। तो ऐसा प्रतीत होता है कि 1987 के टाइम पर प्रधान या वहां के जमींदार की आपसी रंजिश में यह एक मुकदमा दायर किया जाता है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122(b) के तहत। इनको एक नोटिस मिलता है। नोटिस में ये लिखा होता है कि कारण बताओ कि आपको इस जमीन से क्यों ना बेदखल किया जाए, क्योंकि आपने ग्राम सभा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। ये मुकदमा 5 मई 1987 में दर्ज किया गया था। उसके बाद चूंकि ये मुकदमा 2 अलग अलग लोगों के नाम से था और दोनों ये आपस में बाप बेटे थे और कब्जा अलग अलग था, तो मुकदमा 6 महीने चलता है। 6 महीने के दौरान इनसे बयान लिया जाता है कि आप लोग यहाँ पर कब से आए थे। तो इन्होंने अपने बयान में ये लोग कहते हैं, प्रतिवादी, कि हम यहाँ पर 15 साल पहले आए थे रहने के लिए और इससे पहले किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेखपाल ने जो रिपोर्ट तैयार करी है वो किसी के कहने पर रिपोर्ट तैयार करी है, तो इसीलिए हम ये अपनी सफाई देते हैं कि जो हमारे खिलाफ जो इल्जाम लगाया है कि मैंने ग्राम सभा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमको ये जमीन जमींदार ने रहने के लिए दी है। तो इस प्रकार के इन लोगों के बयान आते हैं। इन बयानों की पुष्टि करने के लिए वहाँ के स्थानीय कुछ लोग होते हैं, उनसे भी बयान लिया जाता है। उसकी कॉपी मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ कि उस समय के जो स्थानीय जो निवासी थे, एक तो थे सल्ली निवासी थे, तो उनसे जब बयान लिया जाता है तो वो भी यही कहते हैं कि ये इन लोगों ने ग्राम सभा की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये जमीन पे ये लोग 15 साल पहले रहने आए थे और ये लोग को जितनी जगह इन लोगों ने रहने के लिए दी थी, ये उतनी जगह पे ही निवास करते हैं। इन्होंने ग्राम सभा की संपत्ति कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये पेपर है, इस पेपर पे बाकायदा बयान जिन्होंने दिए हैं सल्ली नाम के व्यक्ति ने, ये उनके साइन भी हैं। उसके बाद फिर लेखपाल से यह बात पूछी जाती है, तो लेखपाल भी अपनी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि मैंने झूठी रिपोर्ट नहीं बनाई है, मैंने किसी कहने पर रिपोर्ट तैयार नहीं की है। इन लोगों का जो कब्जा है वो मरगट की जमीन पे है,
क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में वो जमीन मरघट की थी। हालांकि इस बात से तो मैं भी सहमत हूं कि राजस्व रिकॉर्ड में वो जमीन मरघट की थी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो जमीन शुरुआत से मरघट की जमीन पर थी, तो वहां पर इन लोगों के मकान कैसे बन गए? क्योंकि मुकदमा तो सिर्फ दो लोगों के नाम दर्ज हुआ था, बाकी भी तो लोग वहां पर उस जमीन पर रहते थे, उन लोगों के नाम तो कोई मुकदमा ही नहीं था। तो वो लोग भी 1980 से पहले के रहने वाले थे, और मुकदमा 1987 में दायर किया जाता है सिर्फ दो लोगों के नाम। तो जब एसडीएम अपनी कार्रवाई करते हैं, तो एसडीएम ये पाते हैं कि मुकदमा सिर्फ दो लोगों के नाम दर्ज हुआ है और वो दोनों आपस में बाप और बेटे हैं। तो कब्जा किसका है ये साबित नहीं हो पाता, इसलिए उस मुकदमे की कार्रवाई को वहां पर ड्रॉप कर दी जाती है। उस आदेश की नकल मेरे पास इस प्रकार की रही, ये 1987 के आदेश की नकल है, जिसमें ये मुकदमा खारिज कर दिया गया था, ये कहकर कि कब्जा किसका है और किस आधार पर है ये साबित नहीं होता है। 1987 में आया इस आदेश के खिलाफ ना तो किसी ने कहीं अपील लगाई, ना ही तो कोई निगरानी डाली गई। 3 साल तक मामला शांत बना रहा। 1990 के दौरान ग्राम सभा समिति और लेखपाल और तहसीलदार के प्रस्ताव से 1990 में एसडीएम महोदय इस जमीन को आबादी में घोषित कर देते हैं और राजस्व रिकॉर्ड से मरघट का नाम खारिज कर देते हैं, और इस प्रकार 10 लोगों के नाम पट्टे दे दिए जाते हैं। ये पट्टे चूंकि जमींदार विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत दिए गए थे, तो वो ये साबित करते हैं कि जमीन 339 नंबर के सार्वजनिक प्रयोग की तो थी, लेकिन कभी भी वो जमीन सार्वजनिक प्रयोग के इस्तेमाल में नहीं आई थी। मतलब शमशान के लिए जमीन आरक्षित थी, लेकिन कभी भी वहां पर कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। तो उस जमीन को ग्राम सभा की जमीन समझा गया, जो जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 के अंतर्गत आती है। और चूंकि ये लोग गरीब किसान और मजदूरी करने वाले लोग थे, तो इनको 123 का लाभ देते हुए पट्टे दे दिए थे एसडीएम महोदय ने। इन पट्टों का रिकॉर्ड आज भी R6 रजिस्टर में दर्ज है, और ये पट्टे उन्हीं 10 परिवारों को दिए गए थे जिनका मैंने जिक्र किया था सबसे पहले। इन पट्टों के आदेश की नकल मैं आप लोगों के समक्ष दिखाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। इस आदेश में साफ साफ लिखा है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जांच आख्या के हिसाब से जिन पट्टों के नाम जिनके करे गए हैं उनका नाम, और ये लिखा गया है कि इन लोगों के मकान 30 जून 1985 से पहले के हैं, अतः इनको जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 123 के लाभ दिया जाता है, और जमीन को मरघट से खारिज करके आबादी में दर्ज किया जाता है। 1990 में एसडीओ द्वारा दिए गए इन आदेश को चुनौती देने के लिए 1993 में अपर आयुक्त बरेली में भू राजस्व अधिनियम 218 के तहत एक निगरानी डाली गई थी, जिसका आदेश 15/3/1994 में आया था। इस आदेश में अपर आयुक्त ने अवर न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य बताया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक प्रयोग की जमीन को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है, अतः अवर न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। उन्होंने इस आदेश को निरस्त करने की संस्तुति राजस्व परिषद से की। अब यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि अपर आयुक्त ने कोई अंतिम आदेश नहीं दिया था। अपर आयुक्त ने सिर्फ अपनी एक राय व्यक्त की थी कि जो अवर न्यायालय का जो आदेश है वो निरस्त करने योग्य है, और उसको निरस्त करने की संस्तुति राजस्व परिषद से की जाती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मैं इसकी आदेश की नकल मैं आपको
दिखा देता हूं सबूतों के साथ में कि अपर आयुक्त ने किस प्रकार से आदेश दिया था। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि इसमें अपर आयुक्त ने कोई अंतिम आदेश नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ अपनी राय व्यक्त की थी। अंतिम फैसला या अंतिम आदेश देने का क्षेत्राधिकार वो राजस्व परिषद को था, जो कि नहीं दिया। तो अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपर आयुक्त ने अवर न्यायालय के आदेशों की रिपोर्ट्स की केवल समीक्षा की थी और अपनी राय व्यक्त की थी। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो था वो राजस्व परिषद के लिए संदर्भित किया गया था, लेकिन राजस्व परिषद ने 1994 में कोई संज्ञान नहीं लिया, या शायद उन तक ये फाइल पहुंची नहीं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे अब हम आते हैं 2024 पर।